चलिए आज हम देखते हैं कि ये इनकम टैक्स का फॉर्म कैसे भरते हैं। इसमें दो तरह के फॉर्म हैं, जो नए विकल्प पर हैं और जो पूर्व में लागू विकल्प हैं उसके अनुसार हैं। तो जिनकी आय लगभग 9 लाख तक है उन्हें पूर्व विकल्प भरने से ज़्यादा फ़ायदा है, और जिनकी आय 9 लाख से अधिक है वो आगे जो नया विकल्प है उसको भर सकते हैं। तो इसके भरने का तरीका क्या है उसको देखते हैं। और सबसे पहले इसमें जो भरना है उसके लिए एनुअल स्लिप की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आपको एनुअल स्लिप बनाना है। एनुअल स्लिप बनाने के लिए आप जो है इस तरह की स्लिप IFMS पोर्टल से डाउनलोड कर लीजिए, और उस डाउनलोड करने का तरीका या वीडियो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी कैसे डाउनलोड करना है। और इसके बाद जो उसमें आएगा डिस्क्रिप्शन वो इतना तक आएगा पहले माह तक का। इसको हमको इंसर्ट करना है फरवरी वाला जब इंसर्ट करेंगे तो ये ध्यान रखना है कि यदि आपका ये जो 208 कट रहा है तो यहाँ पर 212 होना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर आपको क्या क्या देखना है, एक ग्रॉस सैलरी कितनी होती है वो आपको देख लेना है। आपका प्रोफेशनल टैक्स इतना टोटल 2500 हो, यदि नहीं हो तो इकट्ठा 2500 यहाँ पर लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर आपका GIS देख लेना है कि यदि 12 माह का है तो यहाँ 2400 हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर NPS देखना पड़ेगा। इनको भरना ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके बाद यहाँ पर कहीं इनकम टैक्स भी भर सकते हैं, यदि लगेगा तब फिर आपकी यहाँ पर फाइनल सैलरी बनेगी किसकी, फरवरी माह की। अब ये तो सैलरी स्लिप में निकल आई। अब इस सैलरी स्लिप के आधार पर हमको फॉर्म भरना है। चलिए फॉर्म भर करके देखते हैं कि कैसे कैसे इसमें भरना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आया है नाम। तो यहाँ पर हम नाम भर सकते हैं, किसी का भी नाम। अभी मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ भर देता हूँ कुछ भी। तो इस तरह से मैं रेंडमली एक नाम भर दिया हूँ, राजेश कुमार मार्को। ये किसी का भी नाम हो सकता है, ये संयोग है कि किसी का नाम मिल जाए। यहाँ पर अपना अपना नाम भरना है। इतना नाम भरने के बाद यहाँ पर डिजिग्नेशन भरना है। देखिए कैसे डिजिग्नेशन भर। तो इस तरह से देख लेंगे, यदि आप UMS हैं तो EMS भरेंगे, मिडिल टीचर हैं तो MS भरेंगे, प्राइमरी टीचर हैं तो PS भरेंगे, प्रिंसिपल हैं तो प्रिंसिपल, लेक्चरर हैं तो लेक्चरर, UDT है तो UDT, LDT हैं तो LDT। इस तरह से यहाँ पर आपका डिजिग्नेशन भरना है। डिजिग्नेशन भरने के बाद यहाँ पर आपको परमानेंट अकाउंट नंबर, मतलब यहाँ पर पैन नंबर भरना है। तो पैन नंबर एक एक बॉक्स में भरना है। कैसे भरना, तो इस तरह से यहाँ पर पैन नंबर पैन कार्ड से देख करके भर देना एक एक बॉक्स में। ये किसी का भी नंबर है, ऐसे मैं रेंडमली भर दिया हूँ। इसके बाद यहाँ पर ऑफिस का पता है तो अपने स्कूल का नाम यहाँ भर देना है। यहाँ निवास का पता है तो अपना जो है यहाँ पर निवास का पता भर देना है, जैसा भी निवास की जगह हो यहाँ पर भरना है। इसके बाद यहाँ पर देखना है वेतन से आय। तो वेतन से आय भरने के लिए आपको एनुअल स्लिप की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर कैसे भरेंगे देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ आपको समझना है कि यहाँ पर जो वेतन से आय है ये 8,21,396 ऐसे सैलरी स्लिप में कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि यहाँ पर ये एरियर्स की राशि भी है ये। तो इतना एरियर की राशि को आपको इसमें माइनस कर देना। जब इसको आप टोटल कराएंगे पूरे 12 महीने का, तो 12 महीने का टोटल कराने के बाद यहाँ जो एरियर्स की राशि होगी उस टोटल से इसको माइनस कर देंगे तो आपको वेतन वाली राशि मिल जाएगी। तो इसको माइनस करके हमको यहाँ पर भरना है। चलिए इसको भर करके देखते हैं कितना हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमको वेतन वाली राशि भरना है, इसमें से एरियर्स की राशि को माइनस कर देना है। फिर से यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ जो वैल्यू है यहाँ पर एरियर्स भी है, इस राशि को इस राशि से माइनस कर देंगे तो वेतन वाली राशि आ जाएगी। अब इतना भरने के बाद फिर से हम इसके नीचे भरेंगे तो ये बकाया वेतन है। अब यहाँ पर आपको एरियर्स की वैल्यू भरना है। तो इस तरह से यहाँ पर यहाँ जो है ये वाली वैल्यू, ये जो है वेतन वाली हो गई, और ये क्या हो गई, एरियर्स वाली हो गई। अब यहाँ पर छुट्टी का नकदीकरण अक्सर नहीं होता है तो यहाँ पर खाली छोड़ देना। अन्य परिलब्धियाँ भी अक्सर नहीं होती, ये भी खाली छोड़ देना है। अब क्या करना है, इन दोनों वैल्यू को यहाँ पर जोड़ देना है। जब हम जोड़ेंगे तो एनुअल स्लिप की जो फाइनल वैल्यू है 8,21,396 वो वैल्यू आएगी, और वहाँ पर वही वैल्यू भर देना है टोटल मिला करके आपको। तो इस तरह से यहाँ पर दोनों, ये वेतन वाला हो गया, ये एरियर्स वाला हो गया, इन और इसका ये क्या हो गया, टोटल हो गया। और ये टोटल हमको यहाँ से मैच करना है, इस तरह से यहाँ पर मिलना चाहिए। इसके बाद हम आगे का हिस्सा देख लेते हैं। अब यहाँ पर यदि आप पूर्व में लागू विकल्प के अनुसार फॉर्म भर रहे हैं तो आपको 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। तो ये जो वैल्यू आई है, पैसा आया है, इसमें से 50,000 माइनस करके आपको इस जगह पर भरना है। देखिए कैसे भरते हैं। तो इस तरह से यहाँ 50,000 माइनस करने के बाद ये वैल्यू आ गई, तो इसको यहाँ पर हम भर दिए हैं। इतना भरने के बाद हम आगे की प्रोसेस देखते हैं। अब आगे कैसे भरेंगे उसको भी समझते हैं।
सामान्यतः मकान किराया भत्ता ये आवश्यक नहीं है। वेतन महंगाई भत्ते का 10% से अधिक दिया गया किराया ये भी आवश्यक नहीं है, ये भी आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर ये सारा कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये वाला बॉक्स बिल्कुल खाली रहेगा। आप चाहे तो डैश लगा दें या यहाँ पर आप नील भी भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ शेष है। शेष का मतलब ये है कि पहले वाले में से 2 को माइनस करना है। तो ये 2 नंबर का ये है और 1 नंबर का ये है, इसमें से इसको माइनस करना है। तो इसकी वैल्यू तो कुछ है ही नहीं, तो इसको यहाँ पर पूरा तीसरे नंबर में ऐसा का ऐसा ही खाली जैसा है वैसा ही उतार देना है। चलिए इसको देखते हैं उतार करके कैसा आता है। तो इस तरह से यहाँ तो कुछ नहीं था, तो ये वैल्यू ही यहाँ पर आ जाएगी। अब इतना आने के बाद यहाँ पर क्या है, वृत्ति कर प्रोफेशनल टैक्स घटाना है। तो जनरली प्रोफेशनल टैक्स 2500 होता है, तो यहाँ पर 2500 का अमाउंट लिख देंगे। इस तरह से ये प्रोफेशनल टैक्स भी भर देंगे 2500। इसके बाद यहाँ कर योग्य वेतन है, तो ये 3 में से 4 को घटाना है। मतलब ऊपर में से ये जो वैल्यू आ गई है उसमें से 2500 माइनस करके हमको यहाँ पर भर देना है ये 5 नंबर में कि कितना आएगा। तो चलिए इसको भर के देखते हैं। तो इस तरह से आपको अगला स्टेप देखना है। यहाँ पर जो अगला स्टेप था इसमें से 2500 रुपये माइनस कर दिए तो 7,68,869 रुपये हो गया। इस तरह से यहाँ पर भरना है। अब ये गृह संपत्ति से कर योग आय लगभग ना के बराबर होती है। पूंजीगत लाभ ये भी लगभग ना के बराबर होता है। अन्य स्रोतों से आय ये भी लगभग ना के बराबर होता है। और इस तरह से यहाँ पर ब्याज वगैरह है, तो ब्याज पीछे माइनस हो जाती है, इसलिए यहाँ भरने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें 9वां प्रश्न कहता है कि ये 5, 6, 7, 8 ये सबको जोड़ना है। तो यहाँ तो कुछ हम भरे ही नहीं, लेकिन इसका जोड़ 5 नंबर का जोड़ सीधे यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू आ गई यहाँ पर 9 नंबर में आकर के इसको भर देना है। इसको भी भर के दे। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ मान नहीं था, इधर भी कुछ नहीं था, इधर भी कुछ नहीं था, इधर भी कुछ नहीं था। तो जो इधर आया है 5 नंबर में वही किस में आ जाएगा, 9 नंबर में आ जाएगा। अब ये 10 नंबर को समझते हैं। ये 10 नंबर किसके लिए है, स्वयं के रहवास हेतु 5 साल के अंदर आप यदि गृह निर्माण लिए हैं, गृह निर्माण या कब्जा कर लेने पर जो भी आप पैसा लिए हैं होम लोन के लिए, तो होम लोन के इंटरेस्ट के लिए आपको मैक्सिमम 2 लाख तक की छूट यहाँ पर मिलती है। तो जो लोग लिए हो या यहाँ पर वो मान रख सकते हैं 2 लाख तक का। तो ये 2 लाख तक का इसका मतलब ये है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो 2 लाख से कम भी हो सकता है। जितना इंटरेस्ट आपका होम लोन के लिए कटा हो वो यहाँ पर भरना है। इसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है इस फॉर्म के साथ। तो वो सर्टिफिकेट जिस बैंक से आप लिए होंगे वो इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट यहाँ पर दे देते हैं, वही वैल्यू हमको यहाँ पर रखना है। मान लीजिए यहाँ पर मुझे होम लोन भरना है तो मैं कुछ यहाँ पर रख देता हूँ और एक ऐसा भी बता दूंगा कि जिसमें होम लोन ना हो। चलिए इसको समझते हैं, अब आगे देखते हैं। मान लीजिए आप थोड़ी देर के लिए होम लोन लिए हैं और होम लोन सर्टिफिकेट आप बैंक लेने गए और उसमें होम लोन का इंटरेस्ट सर्टिफिकेट ये हो गया 1,88,517 रुपये। तो आप इसमें यहाँ पर भरेंगे। यदि आपका होम लोन का जो इंटरेस्ट रेट है 2 लाख के ऊपर है तो 2 लाख के ऊपर नहीं भरेंगे, सिर्फ 2 लाख भरेंगे। तो इस तरह यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ये भर देना है। चलिए अब आगे का हिस्सा देखते हैं कि आगे आप कैसे करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, यदि आप होम लोन नहीं लिए हैं तो ये वाला बॉक्स आपको खाली छोड़ देना है, इसमें कुछ नहीं भरना है। और यदि आप होम लोन लिए हैं तो होम लोन के अगेंस्ट जितना इंटरेस्ट दिए हैं उसके इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट वैल्यू जितना भी आएगा उसको यहाँ पर भरना है। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं जिनका GPF EPF कटता है वो वाला अमाउंट यहाँ पर भर देना है। इसके बाद जिसका GIS कट रहा है उसका अमाउंट यहाँ पर भर देना है। तो ये सारा कुछ कहाँ मिलेगा, सैलरी स्लिप में मिलेगा। चलिए इसको देखते हैं GIS का वैल्यू सैलरी स्लिप में कितना है उसको समझ लेते हैं। तो ये सैलरी स्लिप है और ये वाला जो कॉलम है ये 200 रुपये हर महीने कटा है 12 महीने का, तो ये कितना हो जाएगा 2400। ये GIS है। किसी का 400 रुपये कटता है तो 12 चौक 4800 रुपये हो जाएगा जितना होगा, या फिर GPF होगा तो वो GPF की वैल्यू भर देना है। तो जो मान होगा वो आपको यहाँ पर भरना है। फिलहाल यहाँ पर GIS का मान 2400 है तो हम वहाँ ITR वाले कॉलम में 2400 भर देंगे। चलिए इसको देखते हैं कैसे भरें। तो इस तरह से यहाँ 2400 भर दिए। 2400 भरने के बाद हमको यहाँ पर देख लेना है यदि हम कुछ इस तरह का कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड यदि हम यहाँ पर भरें लिए हैं कुछ तो यहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर यदि LIC है तो LIC का जो आप प्रीमियम देते हैं उस साल के अंदर इसका भी सर्टिफिकेट जो है LIC ऑफिस से ले करके लगाना पड़ता है। तो वो सर्टिफिकेट के हिसाब से आपको यहाँ पर जो वैल्यू है वो रखना है। फिलहाल मैं कोई वैल्यू रख देता हूँ, जो आपकी एक्चुअल वैल्यू होगी वो आप यहाँ पर रखेंगे। वो भी उसमें इंटरेस्ट छोड़ करके वो सर्टिफिकेट में वो लोग देते हैं कि कितना वहाँ पर हमको वैल्यू चढ़ाना है।
तो यहाँ देख लीजिए, मैं LIC का जो कंट्रीब्यूशन है उसको यहाँ पर भर दिया। तो ये LIC का कंट्रीब्यूशन भरने के बाद यहाँ पर देख लीजिए, स्कूल कॉलेज फुल टाइम ट्यूशन फी ऑफ एनी चिल्ड्रन। तो यदि आपके 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चों की पढ़ाई के लिए कॉलेज में या स्कूल में आपने जो ट्यूशन फीस दिया है, ट्यूशन फीस के अलावा बाकी फीस नहीं, जो शिक्षण शुल्क है, उस शिक्षण शुल्क का आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और इसमें अटैच करने पड़ेगा। और यदि उसमें कुछ वैल्यू है तो यहाँ पर आप उसको रख सकते हैं, और नहीं है तो इसको खाली छोड़ देना है। यदि LIC भी नहीं तो इसको भी खाली छोड़ देना है। यदि आप NSC वगैरह ख़रीदे हैं तो उसका जो वैल्यू होगा उसको यहाँ रख देंगे। यदि आपका PPF अकाउंट चलता होगा तो उसमें जो वैल्यू होगी वो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत यदि आपने कुछ राशि जमा की होगी तो वो, यदि आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड में जो है पेंशन के अगेंस्ट कुछ जमा किए होंगे तो उससे, यदि NSC में दोबारा री इन्वेस्टमेंट किए हैं, चलती हुई NSC में कुछ और जमा कर दिए हैं तो वो मान यहाँ पर भरना है। और यहाँ पर यदि यहाँ देख लेते हैं कि यदि हाउस प्रॉपर्टी के लिए कुछ जो है लोन वगैरह सेंट्रल स्टेट या इनको पेड किए हैं तो उस फाइनेंस के लिए जो इंटरेस्ट होगा वहाँ आप यहाँ पर भर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर यदि यूलिप किए हैं, धन रक्षा किए हैं, जीवन धारा है, जीवन अक्षय है, इनके अंतर्गत जो भी आप राशि जमा किए हैं यहाँ पर भर सकते हैं। तो जनरली यदि आपके पास है तो भरिए, और नहीं है तो इसको यहाँ पर आपको खाली छोड़ देना है। चलिए अब आगे का देखते हैं कि आगे अब क्या भरना है। तो इस तरह से ये सब भरना है। यदि यहाँ पर म्यूचुअल फंड है उसको भी यहाँ पर भर सकते हैं। आपका फिक्स डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस में 5 साल के लिए तो उसको भर सकते हैं। आपने नाबार्ड से बॉन्ड खरीदा है उसको भर सकते हैं। सीनियर सिटीजन के स्कीम के तहत आपको कुछ प्रॉफिट मिल रहा है तो उसको भर सकते हैं। और भी कोई चीज़ अन्य हो जो इस धारा के अंतर्गत आता हो उसको आप भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर यदि पेंशन फंड में जो है इंश्योरेंस करवाए हों तो उसको भर सकते हैं। अब फिर ये आता है NPS। तो जो अध्यापक कैडर के हैं या 2001 के बाद कर्मचारी है सबको यहाँ पर NPS भरना है। तो यहाँ पर आपको NPS की राशि कहाँ मिलेगी, आपके सैलरी स्लिप में मिलेगी, वहाँ से देख करके आपको भरना है। ये जनरली आज के समय में सारे कर्मचारियों का होता है, पुराने कर्मचारियों के लिए ये वाला ऑप्शन नहीं है। चलिए इसमें आगे देखते हैं कि एनुअल स्लिप से कैसे देखें। तो चलिए फिर एनुअल स्लिप आ गई। यदि आप इसके ऊपर वाले कॉलम में जाएंगे तो उसमें NPS लिखा है, तो ये NPS की राशि है 79,199। तो इस राशि को वहाँ पर NPS वाले कॉलम में जा कर के हमको भरना है। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी भर के उसमें कि कैसे भरना है। तो यहाँ पर देखिए जो NPS का कॉलम है वहाँ पर हमको भरना है। इस तरह से जितनी कटौतियाँ थी आपको यहाँ पर भरना है। भरने के बाद देखिए 2400 हो गया, 60,502 हो गया, 79,899 हो गया। अब यहाँ पर इनमें जो 11 नंबर का है सभी का यहाँ पर टोटल करना है। तो 1,42,000 इसका क्या हो गया, टोटल हो गया। इस तरह से इन सभी का हमको क्या कर देना है, योग करना है। जितनी भी राशियाँ हों सबका योग कर देना है। योग करने के बाद हमको यहाँ पर ये देखना है कि ये टोटल जो है 1.5 लाख के ऊपर भी हो सकता है, 2.5 लाख भी हो सकता है, 1,80,000 भी हो सकता है, 1,60,000 भी हो सकता है। यदि ये 1.5 लाख से ऊपर जाता है तो यहाँ पर आपको सिर्फ 1.5 लाख भरना है, और यदि 1.5 लाख से कम आता है तो उतना ही भरना है जितना यहाँ आता है। फिलहाल देख लीजिए यहाँ पर 1,42,801 आया, ये 1.5 लाख से कम है तो मैं वैसे को वैसे भर दिया। मान लीजिए यहाँ पर 1,56,313 आता है तो मैं सिर्फ यहाँ पर 1,50,000 भरता, क्योंकि इसके तहत केवल 1.5 लाख तक की छूट है। अब यहाँ पर देखते हैं ये है 10 और 12 का टोटल। तो यहाँ पर देख लीजिए 12 नंबर का टोटल कितना हो गया, 1,42,801, और 10 नंबर में ये होम लोन वाला अमाउंट था, ये है 1,88,517। इन दोनों अमाउंट को यहाँ पर अब क्या करना है, जोड़ करके लिख देना है। तो चलिए इसको जोड़ करके देख। तो इस तरह से जो 12 नंबर का टोटल है ये 1,42,801 है, और जो यहाँ पर 10 नंबर का 1,88,517 है। अब इन दोनों का टोटल हम कर देंगे तो ये हो जाएगा 3,31,318 रुपये। इस तरह से यहाँ पर हमको भरना है। अब हम आ जाते हैं इसके दूसरे पन्ने में, इसके पीछे वाले पेज में। अब क्या करना है, तो इसके पीछे वाले पेज में जो ये वाला अमाउंट है पहले यहाँ पर वही लिख देना है। इसको लिख के देख। अब देख लीजिए जो ये वैल्यू आ गई है पहले पन्ने में, उसी वैल्यू को यहाँ पर हम क्या करें हैं, उतार दिए हैं। उतारने के बाद यहाँ पर जो है विभिन्न स्थितियों में छूट है 80 CCE और CCD के तहत।
तो यहाँ पर चिकित्सा बीमा में 25,000 था अंश, ये यदि हम नेशनल पेंशन स्कीम में एनपीएस जो हमारा कटता है गवर्नमेंट में, उसके अलावा यदि कोई वैल्यू हम जमा कर रहे हैं तो उसको हम 50,000 तक छूट है इसमें अलग से। यदि माता पिता का हम कोई आश्रित का इलाज करा रहे हैं तो 75,000 तक का है। तो इस सारे के लिए हमको डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो भी मान हो यहाँ पर आप यहाँ लिख सकते हैं। यदि आप ये चिकित्सा बीमा ही लगाए हैं तो उस बीमा में 25,000 तक का प्रीमियम, साल भर का प्रीमियम होगा, उसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने करा लिया है कुछ वैल्यू, तो यहाँ पर लिखेंगे, यदि नहीं है तो नहीं लिखेंगे। फिलहाल मैं एक बार लिख के देख देता हूँ इसमें। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये, यदि हम चिकित्सा बीमा कराएं, इंश्योरेंस कराए हैं, तो ये वाली हम वैल्यू रख देंगे मेडिकल इंश्योरेंस का। और यदि जितने का हम कराए होंगे तो साल भर में जितना हम प्रीमियम दिए होंगे उसकी राशि यहाँ पर लिखना है, और यदि नहीं कराए होंगे तो पूरा का पूरा खाली छोड़ देना है। चलिए अब इसके आगे का भाग देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो इसमें जितनी भी ये कोई कटौतियाँ हैं ये सब भरेंगे, और भरने के बाद यहाँ पर जो भी इसका मान आया, जैसे 7800 आया, तो यहाँ पर इसका टोटल यहाँ कर देंगे, तो यहाँ पर इसका टोटल हो जाएगा। तो चलिए इसका टोटल करके देख। तो इस तरह से जो इनका पूरे का टोटल होगा और भी जो अमाउंट होगा वो सारा अमाउंट आपको जोड़ करके यहाँ पर भर देना है। अब इतना भरने के बाद चलिए आगे के हिस्से में क्या करना है उसको भी समझते हैं। तो अब यहाँ पर ये 13 नंबर और 14 नंबर को हमको जोड़ना है। यहाँ पर देख लीजिए, तो 13 नंबर में तो ये कहलाया ये 3,31,318, और ये जो 14 नंबर ये क्या हो गया, 7800 हो गया। इन दोनों का जोड़ यहाँ पर हमको लिखना है। तो चलिए इसको भी लिखते हैं। तो इस तरह से जो पिछली कटौती थी ये जितना, ये 3,31,000, और यहाँ पर जो हो गया ये, इसको हमको देखना है ये 7800, इसको जोड़ करके यहाँ रख देना। यदि यहाँ कोई मान ना हो तो ऊपर वाला ही मान यहाँ पर आ जाएगा। फिर हम ये 16 नंबर में देखते हैं, तो इसमें 9 नंबर और 15 नंबर को घटाना है। तो चलिए हमारे पास ये जो 15 नंबर है यही आ गया, ये 15 नंबर है। अब हम देख लेते हैं 9 नंबर कहाँ पर है। तो ये देख लीजिए 9 नंबर हमारे पास, और ऊपर चलते हैं, ये है 9 नंबर का अमाउंट। इस अमाउंट में से जो 15 नंबर के अमाउंट है वो घटा देना है। तो ये है 7,68,869, और यहाँ पर जो अमाउंट है ये है 3,39,118। इसको घटा करके यहाँ पर लिखना है, इसको भी लिखते हैं। इस तरह से यहाँ पर जो है 9 नंबर के अमाउंट्स में से 15 नंबर का इसको हम घटाएंगे तो ये 4,37,551 आ गया। अब यहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए कि टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा। ये समझ लीजिए यहाँ का मान यदि 5 लाख के नीचे आ गया तो आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, और यदि 5 लाख के ऊपर आ रहा है तो निश्चित ही टैक्स लगेगा। तो उसके हिसाब से आप ये जो ऑप्शन दिए हैं, छूट के प्रावधान दिए हैं, उसके अनुसार आप इन्वेस्ट करके अपना टैक्स बचा सकते हैं। तो जनरली 7 लाख 8 लाख यदि आप जो है लोन लिए हैं तो 9 लाख तक के वैल्यू में आपको कोई टैक्स लगने की संभावना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये सारी चीज़ें छूट मिल जाती हैं। चलिए अब इसमें देख लेते हैं। अब ये तो वैल्यू आ गई। अब शुद्ध कर योग आय राशि निकटतम 10 तक, तो इसको हमको 10 तक क्या करना है, पूर्णांकित करना है, मतलब इस एक को हटाना है। तो इस एक को हटाने का तरीका क्या है, यदि इसका मान 5 से अधिक होगा तो यहाँ पर एक अंक बढ़ा देंगे, और यदि 5 से कम होगा तो केवल उसको शून्य कर देंगे, और यदि 5 ही होगा तब भी हम यहाँ पर बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर इसको राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ का मतलब अंतिम अंक को शून्य बनाना है। तो शून्य बनाने के लिए यदि 5 है और 5 से कम है तो आप उसको शून्य कर दीजिए, 5 या 5 से अधिक है तो एक अंक आगे की ओर बढ़ा देते हैं। चलिए ये 5 से कम है तो केवल मैं शून्य रखूँगा, देखिए कैसे हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम केवल इसका राउंड ऑफ कर दिए, यहाँ से एक हटा करके सिर्फ क्या कर दिए हैं, शून्य कर दिए हैं, क्योंकि इसको 10 तक क्या करना है, पूर्णांकित कर देना है। अब शुद्ध कृषि आय कर दर के लिए परिभाषित प्रावधानों के अधीन जनरली ये नहीं रहता है, एग्रीकल्चर इनकम का टैक्स फ्री रहता है, तो उसको आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, नहीं ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, कर गणना हेतु आय का योग। अब यहाँ पर कर गणना होती योग का मतलब यहाँ पर लिखा है 17 और 18 को जोड़ना है। तो हमारे पास ये 17 है ये है, और 18 की वैल्यू शून्य है। इसका मतलब इसमें यही वाली राशि आ जाएगी, कुछ नहीं जुड़ेगी, तो यहाँ पर इसी को उतार देना है। तो इस तरह से यहाँ पर दोनों का मान लिख देंगे हम यहाँ जोड़ करके, तो ये वैल्यू आ गई।
अब हम बात करते हैं आयकर गणना की। तो 20वें नंबर के कॉलम पर पहुंचते हैं और इसको समझते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखना, यदि ये 5 लाख के ऊपर आ गया तब आपको टैक्स देना पड़ सकता है। अब यहाँ पर देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, ये है 2.5 लाख से 5 लाख तक कितना लगना है, 5%। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं कैसे कैसे निकालना है। जब आगे देखते हैं कि यहाँ से देख लेते हैं, ये 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख तक कितना है, 5%। तो हमारे पास ये जो कर योग्य राशि आ गई 4,37,550, जो भी राशि आएगी यहाँ पर हम लिखेंगे। यदि 5 लाख तक है तो 5 लाख के ऊपर फिर अलग से करेंगे। और इसके बाद यहाँ पर 2.5 लाख को क्या कर देना, माइनस कर देना, इसका लिमिट हो जाएगा। अब इसको हम माइनस करेंगे तो ये 1,87,000 आ गया। अब इसका हमको क्या निकालना है, 5%। तो 5% निकालेंगे तो 9,377.5 आता है। तो दशमलव को भी राउंड ऑफ करके हमको दशमलव हटा देना है, उसको लिख देना है 9,378 रुपये। इस तरह से यदि 5 लाख के कुछ ऊपर राशि है तो उसका 20% आएगा। अभी कुछ दूसरी वैल्यू रख करके हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ आ गया। अब यहाँ पर ये राशि का आगे तो नहीं है, ये 5 लाख के अंदर ही है, तो यहाँ पर ये खाली रहेगा, यहाँ भी खाली रहेगा। अब इसके बाद यहाँ पर हमको टोटल कर देना है, तो यही वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। तो इस तरह से यहाँ हम इसको पूरा ये जो 9,378 रुपये है यहाँ पर लिख दिए हैं। अब यहाँ पर क्या है, ये 5 लाख तक की कर योग्य आय होने पर 12,500 इसमें से माइनस कर देना है। तो इसके लिए हमको यहाँ पर देखना है, ये 5 लाख से कम हो गई, मतलब हम यहाँ पर 12,500 रुपये माइनस कर सकते हैं। यदि यहाँ का मान 5 लाख से ज़्यादा हो गया तब आपको ये छूट नहीं मिलेगी और आपको टैक्स लग जाएगा। तब आप जो है दूसरा विकल्प चुनिए, वो विकल्प ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर यदि 5 लाख से कम है तभी यहाँ पर हमको आगे इस फॉर्म को भरना चाहिए। तो यहाँ पर अब हम यहाँ देख लेते हैं, इसको 12,500 को माइनस कर देते हैं, क्या आ जाएगा इसको देखते हैं। तो अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर 12,000 माइनस कर देंगे तो ये 12,000 जो है बड़ा है और ये छोटा है। जब इसको घटाएंगे तो ये 3122 आएगा। तो यहाँ पर जो इनकम टैक्स आ गया वो माइनस में आ गया। जैसे इनकम टैक्स माइनस में आ जाएगा बाकी चीज़ों को हम भरना छोड़ देंगे। यहाँ पर जो मान हो जाएगा ये भी 0 हो जाएगा। कुल ये क्या हो गया, आयकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा जैसे माइनस में आ जाएगा। तो इस तरह से यदि पिछले माह आपका इनकम टैक्स कटा हो तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, नहीं यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नील हो जाएगा। यहाँ पर शिक्षा उपकर भी क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। बकाया राशि का अंतर, यहाँ पर यदि एरियर का डिफरेंस हो तो यहाँ पर भी यदि आप पिछला इनकम टैक्स दिए हो उसका डिफरेंस आता हो तो वैल्यू रख सकते हैं, नहीं तो यहाँ भी क्या भर देना है, नील कर देना है। अब शुद्ध देकर भी यहाँ भी क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा। अब तक काटा गया कर यदि नहीं कटा है तो यहाँ भी क्या लिख देंगे, नील कर देंगे। और इस तरह से यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अमाउंट जो भरा है वो भी क्या हो गया, नील हो गया। अब इसके बाद आपको देखना है कि ये जो है यहाँ पर आपको अपने हस्ताक्षर कर देना है। यहाँ अपना स्कूल का स्थान लिख दीजिए, यहाँ पर डेट लिख दीजिए और इस तरह से आपको भरना है। अब हम यहाँ पर दूसरा देखते हैं, यदि आपकी आय यहाँ पर करते करते 5 लाख के ऊपर आ जाती है तो मेरी सलाह तो यही है कि यदि यहाँ पर वैल्यू 5 लाख के ऊपर आ जाए तो आप विकल्प 1 का चुनाव कीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा। पर फिर भी इसमें देखते हैं कैसे कैसे और बचा जा सकता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, मान लीजिए ये सारी गणना के बाद यहाँ पर जो है 6,37,550 रुपये आ गए। तब हमको आय कर की गणना कैसे करना है, ये 5 लाख के ऊपर आ गया है तो यहाँ का मान बदल जाएगा। यहाँ पर गणना का तरीका मैं बता रहा हूँ कि कैसे कैसे करना है, इसको आप समझिए। चलिए, बाय चांस आपका ये वाला शुद्ध कर योग्य जो राशि है वो 5 लाख के ऊपर आती है, तो देखिए इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो 2.5 लाख से 5 लाख तक, तो ये भले 5 लाख के ऊपर है उससे मतलब नहीं है। 5 लाख में हम 2.5 लाख घटा देंगे तो ये 2.5 लाख बचेगा और इसका 5% हम निकाल देंगे, यहाँ 5% निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 12,500। इसके बाद 5 लाख तक है तो यहाँ पर 5 लाख में क्या करेंगे, ये 5 लाख के ऊपर है तो 6,37,000 लिखे और इसमें 5 लाख हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे तो 1,37,550 आ गया। इसका 20% निकालेंगे 27,510 हो जाएगा। यदि इसके बाद ये 10 लाख के ऊपर होता तो बाकी ये राशि आ जाती, पर ऐसी संभावना कम है तो यहाँ पर इतना राशि हो गया तो इसको हम यहाँ पर खाली छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पर 60 से 80 वर्ष तक के लिए उपरोक्त
कर योग सीमा 3 लाख से शुरू है, तो जब यहाँ 3 लाख होगा तो यहाँ पर हम जो है 3 लाख माइनस करेंगे, 2.5 लाख माइनस नहीं करेंगे, यहाँ 3 लाख लिख लेंगे, तो यहाँ पर कुछ वैल्यू थोड़ा सा कम हो जाएगी। अब इनका हम टोटल कर देंगे 12,500 27,510 को, तो ये 40,010 आ गया। अब इसमें जो 12,500 है उसमें माइनस कर सकते थे, लेकिन ये माइनस तभी होगा जब कर योग की राशि 5 लाख से कम आए, तो ये तो हमारी 6 लाख से ऊपर हो गई, इसलिए यहाँ पर कुछ 12,000 माइनस का जो आपको प्रॉफिट मिल रहा था वो बिल्कुल प्रॉफिट नहीं मिलेगा और यहाँ पर आपको नील भरना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर हम ये जो डे कर आ गया तो ये पूरा 40,010 रुपये ये पूरा का पूरा आ जाएगा। फिर यहाँ पर हमको निकालना है शिक्षा उपकर, तो ये जो 40,010 रुपये है इसका हम 3% निकाल देंगे, तो जो 3% आएगा वो 1200 हो गया। इस तरह से 40,010 और 1200 हम जोड़ देंगे तो जोड़ने कर पर जो है कुल कर हो जाएगा 41,210 रुपये। यदि पिछले साल का आपका बकाया एरिया रह गया हो कर वाला तो यहाँ पर आप भर सकते हैं, जनरली होता नहीं है, तो शुद्ध देकर फिर यहाँ पर वही भर देंगे जितना है। यहाँ पर ये अमाउंट देख लीजिए, एक बार फिर से देख लेते हैं। यदि यहाँ पर आप शुद्ध देकर फिर से भरना चाहते हैं तो यहाँ पर भर देंगे ये कितना 41,210। यदि पुराना बकाया हो आपका टैक्स तो यहाँ पर फिर भरना पड़ेगा। इसके बाद यदि अब तक काटा गया, यदि हर मंथ कटाते हैं तो आपका वो एनुअल स्लिप में शो करेगा, उस स्लिप से यहाँ पर भर सकते हैं, और यदि नहीं कटाते हैं तो ये खाली कर देना है और उसको फिर इसमें घटा देना है। घटाने के बाद जो वैल्यू आएगी यहाँ रख देना है। यहाँ रखने के बाद ये जो है एक्चुअल आपका क्या आ जाएगा, टैक्स आ जाएगा जिससे आपका कटेगा। तो यहाँ पर आप अपना जगह रख देना है, यहाँ डेट रख देना है, यहाँ पर हस्ताक्षर कर देना है। तो हमारी सलाह यही है कि जब अमाउंट ज़्यादा हो 8-9 लाख के ऊपर हो तो आप विकल्प 1 का चुनाव कीजिए, उसमें अच्छे से बचत हो सकती है। थैंक यू। इसके पहले आप जो एनुअल स्लिप कैसे डाउनलोड करते हैं उसको आप समझ सकते हैं। ओके।